नमस्कार। सेकंड ग्रेड के मेरे साथियों, हम लोगों ने आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर शुरू कर दिया था। अब उस इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में हमने इक्विलिब्रियम की स्टेट यानी कि साम्य अवस्था हमने पढ़ ली थी और बहुत अच्छे से आपने सीखा था। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं वो टेलीग्राम ऐप भी ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से करवाएं। एग्ज़ाम तक बहुत अच्छी अपन तैयारी कर लेंगे। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, 4 वीडियो बनाए थे हमने रिडॉक्स के, 3 तो उसके थ्योरी के थे विथ एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस का था एक वीडियो अलग से। तो आप लोग प्लीज़ ध्यान दें, नोटबुक लेके बैठे मेरे साथ पढ़ने के लिए, और जिस प्रकार से ऑफलाइन में आपको फीलिंग आती है उसी प्रकार से मैं कोशिश करूँगा कि आप ऑनलाइन भी अच्छे से पढ़ पाए। देखिए, इक्विलिब्रियम स्टेट अपन जब पढ़ चुके हैं तो आज जो हमारा एक टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। अब लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसको पढ़ाऊँ मैं आपको। लॉ ऑफ मास एक्शन जो है इसको आप पढ़ें तो इसको हिंदी वाले विद्यार्थियों के लिए द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम भी इसको हम लोग कहते हैं। देखिए, एक साइंटिस्ट थे गुडबर्ग वागे, लिख लें आप। गुडबर्ग वागे ने इसको एक्सप्लेन किया था, दिया था, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब मैं लॉ ऑफ मास एक्शन समझाऊं इससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं जिसका नाम है एक्टिव मास। एक्टिव मास, कई बार तो आरपीएससी ने यही पूछ लिया है, व्हाट यू मीन बाय एक्टिव मास, या ऐसे पूछा है सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है। क्या पूछा है बेटा? सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास या सक्रिय द्रव्यमान। एक्टिव मास क्या होता है आप लोग ध्यान देंगे। देखिए, जैसे पहले तो सबसे पहले एक्टिव मास को इस बड़े बक्से में बंद करते हैं। एक्टिव मास हमेशा इसके अंदर लिखा होगा एक चीज। जब भी कभी आप एक्टिव मास करोगे तो इस बक्से के अंदर लिखेंगे। और एक्टिव मास कुछ नहीं है, एक्टिव मास केवल और केवल मोल अपॉन वॉल्यूम है। एक्टिव मास क्या है? मोल अपॉन वॉल्यूम है, यानी कि इनडायरेक्टली कंसंट्रेशन है। इनडायरेक्टली क्या है? कंसंट्रेशन। जैसे क्वेश्चन आया, मान लीजिए 28 ग्राम N2 5 लीटर में प्रेजेंट है। 28 ग्राम N2 कितने में प्रेजेंट है बेटा? 5 लीटर में। तो अब इसका क्या करेंगे हम लोग? एक्टिव मास करेंगे। तो पहले इसके मोल निकाल लो, मोल निकाल लेते हैं। मोल क्या निकलेगा गुरु? N2 का मोलिकुलर मास होता है 28 14 14 28। अब कितना हो जाएगा? 28 अपॉन 28 1। ये आपका हो गया मोल। अब मोल को क्या करोगे आप लोग? 5 में डिवाइड करो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये जो चीज निकल रही है वो क्या हो गई? हमारी एक्टिव मास हो गई। ठीक है, ओके। अब एक्टिव मास 2-4 क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको कि इनके क्या करो आप, एक्टिव मास निकालो। जैसे O2 64 का एक्टिव मास निकालो, SO2 128 ग्राम है ये, इनका एक्टिव मास निकालो। N2 56 ग्राम का एक्टिव मास निकालो और I2 254 ग्राम का एक्टिव मास निकालो। यदि ये 2 लीटर में हो, ये 4 लीटर में हो, ये 1.5 लीटर में हो, ये 2.5 लीटर। ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस नहीं तो क्वेश्चन लिख लो। अब क्या करेंगे बेटा आप लोग जैसे O2 है तो O2 का एक्टिव मास ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब मोल कितने बनेंगे सर के? सर मोल बनेंगे 64 अपॉन 32 यानी कि 2 मोल। तो एक्टिव मास कैसे बना दोगे? O2 का एक्टिव मास हो जाएगा 2 अपॉन 2 1। क्लियर? तो किसी का भी एक्टिव मास जो होता है वो आपका बड़े ब्रैकेट में बंद किया जाता है और मोल अपॉन वॉल्यूम होता है। तो नोट डाउन करें, एक्टिव मास इज
रेशियो ऑफ मोल एंड वॉल्यूम, एक्टिव मास इज रेशियो ऑफ मोल एंड वॉल्यूम, मोल और वॉल्यूम का जो अनुपात है वही हमारा क्या है, एक्टिव मास है। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा एक बार राइटिंग में लिख लें और ये 4 सवाल कर लें एक्टिव मास पर, यही सवाल आना है। अब अगला, अब गुलबर्ग-वागे क्या कहता है? गुलबर्ग-वागे क्या कहते हैं, सुनने की कोशिश करना। वो ये कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई रिएक्शन है ए, बी या एक्स या वाई, सी और डी या स्मॉल एम और या एन। गुलबर्ग-वागे कहते हैं कि ये जो आगे जाने वाली रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, अग्र अभिक्रिया है, वो इन दोनों के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इन दोनों के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये पीछे जाने वाली जो अभिक्रिया है वो ये प्रोडक्ट के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सर क्या मतलब रहा? मतलब ये रहा, वो ये कहना चाह रहा है कि जो आगे जाने वाली रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एक्टिव मास की पावर y और b की पावर x के, और जो बैकवर्ड रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी c की पावर m के और d की पावर n के। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये बहुत अच्छे से आपको आनी चाहिए। अब जैसे आप लोग जानते हो, फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम का जब भी साइन मतलब प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या आ जाता है, इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो a की पावर x या y जो भी आपने लिखी है और b की पावर x। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, बैकवर्ड का क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बैकवर्ड है, तो रिएक्शन बैकवर्ड का क्या हो जाएगा गुरु, के बैकवर्ड c की पावर m और d की पावर n। ठीक है, तो यही गुलबर्ग-वागे प्रिंसिपल है। अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग-वागे, द रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास। सर हम समझे नहीं, गुलबर्ग-वागे ये कहता है कि आगे जो रेट चलती है या पीछे जो रेट चलती है वो उनके एक्टिव मास के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है सर, अब हम लोग कहते हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, साम्य अवस्था पर क्या बात होगी। तो साम्य अवस्था पर आप जानते हो रेट फॉरवर्ड जो है वो रेट बैकवर्ड के क्या होगी बेटा, बराबर होगी। फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या थी, देखते हैं वापस एक बार। ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और ये क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है सर, तो क्या लिखोगे, के फॉरवर्ड a की पावर y, b की पावर x, बैकवर्ड c की पावर m, d की पावर n। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इनका रेशियो फाइंड करते हैं। रेशियो क्या होगा, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड बराबर होगा के। ठीक है, और इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सुने ना, सुन रहे हो, ये क्या टॉपिक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बोलो भाई, c की पावर m, d की पावर n, a की पावर y और b की पावर x। ये हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया। इसको हम लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट भी कह सकते हैं। यही हमारा गुलबर्ग-वागे प्रिंसिपल है। गुलबर्ग-वागे प्रिंसिपल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। जैसे अब आपसे कहा कि गुलबर्ग-वागे प्रिंसिपल लिखो इस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए क्या लिखो, गुलबर्ग-वागे प्रिंसिपल लिखो। एक सवाल आया मान लीजिए, तो हम लोग नहीं कर सकते इसको ऐसे, पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली यू बैलेंस दिस रिएक्शन। देखिए समझने की कोशिश करिए, आरपीएससी थोड़ा घुमा के चीजें देता है, पहले आपको क्या करवाएगा, वो बैलेंस करवाएगा।
तो बैलेंस कर दी 3H2 2NH3, क्या बैलेंस है? क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? हाँ सर, ये रिएक्शन हमारी क्या है? बैलेंस है। अब हम लोगों को क्या करना है? के लिखना है। तो के क्या होता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। इन सब के एक्टिव मास हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अमोनिया का स्क्वायर अपॉन H2 का क्यूब N2। एक सुंदरलाल कह रहे हैं कि नहीं सर, इसका बैलेंस ये भी हो सकता है, क्या? हाफ N2 3/2 H2 रिएक्शन करके अमोनिया, ये भी बैलेंस है। तो इसका जो के आएगा, इसका जो के आएगा वो ये आएगा 3/2 और N2 का 1/2। आप सही कह रहे हैं, एक बार आरपीएस ने इसको ऐसे लिख दिया था, आपको नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन आरपीएस ने इसको कैसे लिख दिया? ऐसे लिख दिया H/3/2 और रूट N2। अब बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि ये क्या लिख दिया। और वो 1/2 जो है वो एक तरह का यही है, आप लोग इसको 1/2 ही रखेंगे, जिससे कि आप किसी को भी कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। एक और सवाल करते हैं, PCl5 आप लोग करो दगे इन सब के आपको क्या करने हैं? बैलेंस करके इनकी सारी रिएक्शनें करो। XCO3 इसको ऐसे करते हैं, XCF6H2O बैलेंस करो दगे XCO3HF। तीसरी रिएक्शन है SO2 प्लस O2 SO3। चौथी रिएक्शन है HNO2 HNO3 NO2। बैलेंस करें, इन रिएक्शनों को बैलेंस करें। जितना आप ज़्यादा बैलेंस करेंगे उतना ही आप इसको समझ पाएंगे। N2O2 N2O5, इन सब के आपको क्या लिखने हैं? के लिखने। ठीक है, इन सब के क्या लिखोगे आप? के लिखोगे। लिखो। देखो, जो पढ़ने की शिद्दत में बैठा है वो तो पढ़ेगा ही, और जो टाइम पास करना चाहता है ऐसे ही, तो उसका अपन कुछ नहीं कह सकते। N2O2 NO, तो इन चीजों को आपको क्या करना भैया? मान लो यूरिया जो है वो अभी आपके उसमें है, यूरिया जो है वो अभी आपके गैसेस फेज में है, तो इसका क्या होगा? NH2COONH2। तो ये मान लो CO2 प्लस अमोनिया। ये थोड़ा सा बैलेंस नहीं होगा आपसे, इसको बैलेंस ऐसे करना है। ये अब इसको बैलेंस करना, तो कुल मिला के इसके आपको क्या लिखने हैं? के पॉइंट लिखने हैं। जितना ज्यादा बच्चा समझदार होगा वो इसको लिख पाएगा। तो फाइनली हम क्या सीख रहे हैं? हम लोग सीख रहे हैं के सीख रहे हैं। के होता है सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, के जो होता है वो हमारा फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन का रेट होता है, कि के फॉरवर्ड क्या है और के बैकवर्ड क्या है। ये जो के जो है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। के क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। और के जो है वो गुलबर्ग वागे रूल से भी आया है। तो क्या सीख रहे हो आप लोग? सीख रहे हो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकाला जाता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट
एक्टिव मास ऊपर रखोगे प्रोडक्ट के, और फिर एक्टिव मास नीचे रखोगे रिएक्टेंट के। इसी को ही हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन पर एक सवाल पक्का आना आपके, क्योंकि आरपीएससी ने इसको मेंशन करके दिया है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो आज इस वीडियो में केवल लॉ ऑफ मास एक्शन ही करूंगा, और इसमें एक सवाल जो है वो डैम श्योर आपके आने वाला है। क्लियर? तो एक बार और मैं आपको सिखा देता हूं, जैसे 2 मोल N2, 4 मोल H2, 3 मोल अमोनिया किसी इक्विलिब्रियम में 2 लीटर के सिस्टम में पड़े हुए हैं। किसी इक्विलिब्रियम में 2 लीटर के सिस्टम में पड़े हुए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इन सब के पहले बैलेंस करनी है। इन सबको क्या करनी है, बैलेंस करनी है। ये बैलेंस की हुई है। इन सबके आपको एक्टिव मास निकालने। 2 मोल है तो 2/2 बराबर 1। 4 मोल है तो 4/2 बराबर 2। 3 मोल है 3/2 बराबर 3/2। ठीक है, तो हमारे क्या हो गया साहब, अमोनिया हो गई 3/2, एक्टिव मास 3/2। H2 कितना हो गया सर, 2, और ये कितना हो गया 1। अब इसको आप लोगों को क्या करना है, क्या करना है बोलो भाई। अब इसको आपको के फॉर्म में लिखना है। तो के फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, के फॉर्म में लिखेंगे तो के हो जाएगा सर प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या होता है गुरु, प्रोडक्ट होगा हमारा अमोनिया। अमोनिया का क्या बेटा, स्क्वायर N2, और साथ में हो जाएगा ये, अरे साथ में हो जाएगा हमारा H2 का क्यूब। ठीक है, अब अमोनिया की वैल्यू कितनी दी सर ने, 3/2 का स्क्वायर, और इसकी कितनी दी 2 की पावर 3, और ये हो गया 1। तो ये जो आंसर आएगा आपका, ये आंसर ही आपका क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को 3-4 सवाल करवा दिए हैं। लास्ट में मैं और लॉ ऑफ मास एक्शन पे सवाल करवाऊंगा। अब अपन लोग इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे कि गुलबर्ग वागे प्रिंसिपल एग्जैक्टली एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, और वहीं से ही सवाल आएंगे, उसी लैंग्वेज के सवाल आएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको एनसीईआरटी से एक बार टेली कर लेते हैं। ये देखिए बेटा, ये जो गुलबर्ग वागे प्रिंसिपल है वो ये रहा हमारा। यहां से अपन लोग 1 मिनट में इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्या है कि ये थोड़ा सा, बस ये हो गया सर, ये रहा रासायनिक साम्य अवस्था का नियम और साम्य अवस्था स्थिरांक। साम्य अवस्था में अभिकारक उत्पाद को मिश्रण को साम्य मिश्रण कहते हैं। इस भाग में साम्य मिश्रण से अनेक विचार करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज थी कि गुलबर्ग वागे क्या है, तो वो ये रहा मैक्सियन, गुलबर्ग एंड पीटर वाजे। देखिए एग्जैक्टली नाम ये है। इन्होंने 1864 में एक रूल दिया था इक्विलिब्रियम का, वो ये दिया था कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होते हैं, और उनको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। कैसी जो होता है आप लोगों को पता है, साम्य स्थिरांक के लाया है इसने, और इसी को ही लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहते हैं। इस साम्य इक्वेशन को, ये वाली जो है, इस इक्वेशन को ही हम लोग क्या कहवाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर? अब ये तो एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है लॉ ऑफ मास एक्शन में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखना ही लिखना है। क्या लिखना है, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब ये जो ऊपर वैल्यू आ रही है ये हमको लिखनी ही लिखनी है। यदि आप बैलेंस इक्वेशन में ये ऊपर वाली वैल्यू नहीं लिखते हो तो गुलबर्ग वागे प्रिंसिपल जो है वो अपना इम्प्लीमेंट नहीं होता है। इसके साथ मैं कल जब आपसे वापस जुड़ूंगा तब आपको कैसी केपी पढ़ाऊंगा। इन्होंने कैसी केपी पहले ही समझा दिया है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गुलबर्ग वागे प्रिंसिपल ज़्यादा नहीं है, छोटा सा ही है, एक लाइन का सवाल है और यही आता है, आता ही आता है।
ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझे। ये रहा सिंपल सा, एनसीईआरटी में आपको थोड़ा मुश्किल से मिलेगा, मैंने आपको ढूंढ के दे दिया है। ठीक है, ये साम्यावस्था स्थिरांक और अब गुलबर्ग वागे प्रिंसिपल। क्लियर? तो इसको आप लोग सीखें, एनसीईआरटी से पढ़ें एक बार, आपको अच्छा लगेगा। नहीं समझ में आता है तो आप टेलीग्राम ऐप पर हमको समझाएं, हम आपके लिए तैयार हैं। आई मीन समझाने का मतलब हमें आंसर दें, क्वेश्चन पूछे, हम आपको इसका आंसर दे देंगे। ये देखिए, हमने फिर आपको पढ़ाने की कोशिश की है कि a की पावर x b की पावर y, मान लो रिएक्टेंट है c की पावर z और d की पावर n, तो k जो होगा वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा। ये मान लो रिएक्शनों में चल रहा है, तो c की पावर x, रिएक्शन में ऐसे नहीं लिख सकते, आप समझ पाएंगे, d की पावर z, b की पावर y और a की पावर x। ये फाइनल है, इस चीज से आप लोग सीखेंगे। यदि आपको समझ में आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं आता है तो आप हमें मैसेज करें, मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं।